अब चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास 12th का वेक्टर का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 10.1। ईजी है, फटाफट निकाल देते हैं। समझिएगा क्या कह रहा है कि रिप्रेजेंट ग्राफिकली और डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो सबसे पहले आपको इसको रिप्रेजेंट अगर करना है तो ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ जानना पड़ेगा, जो बताया गया है। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो अगर ईस्ट ऑफ नॉर्थ बोलता है मतलब नॉर्थ के ईस्ट से, ठीक है ना, नॉर्थ के ईस्ट से जाना है। तो ये नॉर्थ है और ये ईस्ट की तरफ है ना, नॉर्थ के ईस्ट की तरफ जाना है तुमको 30 डिग्री। तो ये हुआ तुम्हारा, ठीक है। तो ये तो एक डायरेक्शन हुआ डिग्री से कि 30 डिग्री डायरेक्शन दिया, नॉर्थ ऑफ ईस्ट है ना, सॉरी ईस्ट ऑफ नॉर्थ। अब कितना किलोमीटर? 40 किलोमीटर। तो एक मैग्नीट्यूड अपने हिसाब से फिक्स कर दो, इतना, ठीक है ना। ओ ए कर लो, तो ओ ए क्या हो गया? फिक्स हो गया, 40 किलोमीटर हो गया ये, ठीक है ना। अब आते हैं दूसरा नंबर पे। क्लासीफाई द फॉलोइंग मेजर्स एज ए स्केलर एंड वेक्टर। जो भी मेजरमेंट है वो एक स्केलर है कि वेक्टर है। तो तुमको अब यहाँ पे यूनिट से आइडेंटिफाई करना होगा कि वो स्केलर है कि वेक्टर है, ठीक है। जैसे कि केजी केवल इसमें क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, क्योंकि कोई भी चीज़ आप मापते हो, जैसे चीनी हो गया 10 केजी 15 केजी, इसमें कोई डायरेक्शंस नहीं होता है, इसीलिए ये क्या होगा? एक स्केलर क्वांटिटी होगा। क्यों? क्योंकि ओनली इट्स हैव मैग्नीट्यूड, ठीक है। फिर 2 नंबर है 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट। तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और एक डायरेक्शन भी है नॉर्थ वेस्ट। अब ये नहीं है कि कोई फिक्स पॉइंट नॉर्थ वेस्ट की तरफ जा रहा है, वो कहीं से भी जा सकता है। आपको बताया गया कि फ्री वेक्टर्स की तरह ट्रीट करना है मैथमेटिक्स के वेक्टर्स को, ठीक है ना। तो नॉर्थ ईस्ट का मतलब होगा ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। तो नॉर्थ वेस्ट का मतलब ठीक बीच में, नॉर्थ और वेस्ट के ठीक बीच में 45 डिग्री पे, ठीक है ना, इधर की ओर जा रहा है। कितना मीटर? 2 मीटर। तो इसको लिख दो 2 मीटर। तो ये फिक्स हो गया ना, ये लेंथ क्या हो गया? फिक्स हो गया। तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी दूसरा नंबर भी एक वेक्टर है। पहला नंबर तो स्केलर था। अब तीसरा पे आते हैं 40 डिग्री। दिस इज़ द स्केलर क्वांटिटी। क्यों? ज़रा तुम खुद सोचो कि 40 डिग्री तो बोला, चलो ठीक है हम 40 डिग्री चल दिए कहीं भी, है ना। 40 डिग्री सबसे पहले तो 40 डिग्री चलना है, कहाँ से चलना है ये भी पता नहीं है ना। दूसरी चीज़ कि 40 डिग्री भी जब हम चल रहे हैं तो कितना मैग्नीट्यूड लेके चले, ये भी आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है। 40 डिग्री तो एंगल होता है, ये मेज़रमेंट है ना 40 डिग्री, समझ में आ रहा है? यहाँ से यहाँ तक ये एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस है, लेकिन मेज़रमेंट का मैग्नीट्यूड तो फिक्स नहीं है, तो इसके पास कोई मैग्नीट्यूड ही नहीं है। दूसरी चीज़, इसका डायरेक्शन यूनिक भी नहीं है ना, 40 डिग्री किधर की ओर, किधर से। तो इसीलिए हम लोग इसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। अब 40 वॉट है। अब वॉट जो होता है वो पावर का यूनिट होता है, और पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क भी स्केलर है और टाइम भी स्केलर है। तो अगर ये स्केलर है तो ये भी स्केलर होगा, ठीक है। ये थोड़ा फिजिक्स लग रहा है इसमें। फिर ये है 10 का पावर -19 कूलम। कूलम जो होता है क्यू, वो चार्ज का यूनिट होता है ना। और चार्ज जो होता है आपको पता होना चाहिए कि स्केलर क्वांटिटी है, ये सब याद रखना है बेसिकली आपको। फिर होता है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक एक्सेलरेशन का यूनिट होता है, और एक्सेलरेशन जो होता है एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, आपको पता होना चाहिए। क्योंकि आप फोर्स को तो जानते हैं कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वो होता है m इंटू ए वेक्टर। तो फोर्स अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए। तो ए वेक्टर बराबर हम लिखते हैं फोर्स वेक्टर अपॉन m। तो मास तो क्या होता है? मैग्नीट्यूड कह सकते हैं। मास में केवल मैग्नीट्यूड होता है, तो फोर्स में के डायरेक्शन में अगर हम कोई नंबर से डिवाइड करें तो डायरेक्शन एक्सेलरेशन का ही लेगा, यानी कि एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसमें मात्र दो क्वेश्चन नंबर सेकेंड और क्वेश्चन नंबर 6 वेक्टर हुआ, बाकी सब स्केलर हुआ, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब चलिए इसमें हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 को आइडेंटिफाई करना है। करें कि क्लासीफाई द फॉलोइंग एज ए स्केलर
एंड अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इसमें आपको बेसिकली फिजिक्स आना चाहिए। फिजिक्स में आपको याद करवाया जाता है ना, कि टाइम पीरियड क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है, क्योंकि टाइम पीरियड जो होता है एक लेंथ होता है कहीं बीच का, है ना, तो वो एक मैग्नीट्यूड को बस दिखा रहा है। टाइम पीरियड का मतलब क्या, जैसे आपका पीरियड चलता है ना, क्लास 45 मिनट का पीरियड है, तो 45 मिनट का है, तो वो 45 मिनट एक मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए केवल ये स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस को तो आप बचपन से जानते हैं स्केलर क्वांटिटी है, फोर्स को आप भी जानते हैं वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसको बेसिकली आपको याद ही रखना है। वर्क डन जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। कह रहा है कि इन फिगर 10.6 अ स्क्वायर, ये एक स्क्वायर है, मतलब चारों साइड का लेंथ बराबर है। कह रहा है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वेक्टर्स। पहला को इनिशियल वेक्टर किसे कहते हैं, तो नाम से ही क्लियर है और आपको बताया भी गया है कि को इनिशियल वेक्टर्स का मतलब होता है जिसका इनिशियल पॉइंट सेम हो, बस। तो यहाँ देखिए, एरो से आइडेंटिफाई करिए, ये एरो इधर की ओर है, ये नीचे की तरफ है ना, ये यहाँ है और ये यहाँ है। यहाँ से देखिए इनिशिएट हुआ है डी वेक्टर और ए वेक्टर, है ना, एक ही इनिशियल पॉइंट है। यहाँ पे नहीं, क्योंकि ए वेक्टर का यहाँ फाइनल पॉइंट है और बी वेक्टर का यहाँ इनिशियल पॉइंट है। यहाँ भी बी वेक्टर का फाइनल पॉइंट है और सी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट है। मतलब कि हम कह सकते हैं कि वेक्टर ए एंड वेक्टर डी, पहला का आंसर हो जाएगा वेक्टर ए एंड वेक्टर डी, दिस इज द को इनिशियल वेक्टर। फिर बोल रहा है इक्वल वेक्टर, तो इक्वल वेक्टर का मतलब होता है कि मैग्नीट्यूड भी सेम एंड डायरेक्शन भी सेम। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है क्योंकि स्क्वायर है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, एक इधर है तो एक इधर है। फिर डी वेक्टर को देखते हैं और बी वेक्टर देखते हैं, तो मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, दोनों नीचे की तरफ ही है। तो हम यहाँ इक्वल वेक्टर में लिख देंगे डी वेक्टर एंड बी वेक्टर्स आर इक्वल वेक्टर्स। तीसरा है कोलिनियर तो हो बट नॉट इक्वल, माने कोलिनियर हो, तो आपको पता है कोलिनियर वेक्टर का मतलब क्या, पैरेलल वेक्टर्स को कोलिनियर वेक्टर्स कहते हैं। और कोलिनियर में दो प्रकार के वेक्टर्स होते हैं, इक्वल वेक्टर्स और डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है तो नॉन इक्वल। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ए वेक्टर एंड सी वेक्टर्स, है ना, इनकी क्या है, कोलिनियर तो हैं क्योंकि पैरेलल हैं, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, एक इधर है एक इधर है, तो ए वेक्टर एंड सी वेक्टर। तो बेसिकली आप ये चीज़ जो है पढ़ के आ रहे हो कि नहीं, सारा डेफिनेशंस आपको याद है कि नहीं, यूनिट वेक्टर का, इक्वल वेक्टर का, कोनिशियल वेक्टर का, जीरो वेक्टर का, है ना, पैरेलल वेक्टर्स का, है ना, उसके बाद पोजीशन वेक्टर का, ये सब पता है कि नहीं आपको, ये चैप्टर जानने का कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि आंसर द फॉलोइंग एज अ ट्रू फॉल्स, मतलब तुमको बताना है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। उसमें पहला है कि वेक्टर ए एंड माइनस वेक्टर ए आर कोलिनियर। क्लियर है, ट्रू है। क्यों, क्योंकि कोलिनियर वेक्टर के लिए क्या होता है, बस पैरेलल वेक्टर्स हो, एक, है ना, या एक लाइन में हो, या लाइन ऑफ सपोर्ट सेम हो, या एंटी पैरेलल हो, ये सारे वेक्टर्स कोलिनियर कहलाते हैं। तो वेक्टर ए अगर मान लो ये होगा अगर इस डायरेक्शन में, तो माइनस वेक्टर बस इसके अपोजिट होगा, ऐसे, है ना, यानी दिस वेक्टर इज माइनस वेक्टर है, मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम ही रहेगा, माइनस लगने से बस डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है, तो कोलिनियर तो है ही, एक लाइन में तो है ही, तो ये ट्रू होगा। फिर कह रहा है कि अगर टू कोलिनियर वेक्टर्स हैं आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ये फॉल्स बात है। क्यों फॉल्स बात है, देखो, दो कोलिनियर वेक्टर्स हैं तो ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड नहीं, इसमें मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, इसमें मैग्नीट्यूड कम है, इसमें और मैग्नीट्यूड कम है, लेकिन सारे की अगर डायरेक्शन सेम है या अपोजिट हैं तो ये कोलिनियर वेक्टर्स कहे जाते हैं। तो मैग्नीट्यूड का सेम होना ज़रूरी नहीं है कोलिनियर वेक्टर्स होने के लिए, ठीक है। तो टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ये बात गलत है। फिर तीसरा पॉइंट है कि टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, माने मैग्नीट्यूड सेम है, आर कोलिनियर, ये भी फॉल्स बात है। क्योंकि अगर मान लो ये 2 यूनिट का मैग्नीट्यूड वेक्टर है इस डायरेक्शन में और 3 यूनिट का मतलब 2 ही यूनिट का वेक्टर है इस डायरेक्शन में, तो मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन ये कोलिनियर तो नहीं है ना, लेकिन कोलिनियर तो नहीं है क्योंकि कोलिनियर होने के लिए पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल होना चाहिए, है ना। पैरेलल को ये भी कहते हैं और ये भी बोलते हैं, मतलब कि या तो सेम डायरेक्शन होना चाहिए या तो अपोजिट डायरेक्शन होना चाहिए,
तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर मैग्नीट्यूड में इक्वल हो जाए तो कोलिनियर हो जाएगा। चौथा नंबर पॉइंट, टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड। दो कोलिनियर वेक्टर्स हैं जिसका मैग्नीट्यूड सेम है तो हम उसे इक्वल वेक्टर कहेंगे, ये भी फॉल्स है। आप बोलोगे कि सर ये कैसे हो गया, तो हमें देखो, कोलिनियर वेक्टर्स ये मैग्नीट्यूड इक्वल है ना, तो इक्वल वेक्टर है ये, ठीक है, इक्वल है। लेकिन अगर हम बोले कि ये देखो जैसे पहला ही एग्जांपल ले लो ना, वेक्टर ए एंड वेक्टर माइनस है, ये इसमें मैग्नीट्यूड तो सेम है दोनों का, ए का मैग्नीट्यूड कभी बदलेगा नहीं, माइनस लगने से बस डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो क्या इसे इक्वल वेक्टर कहेंगे? इक्वल वेक्टर तो तब कहते हैं ना जब डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों सेम हो। तो इससे तो डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो इसे इक्वल वेक्टर नहीं कह सकते हैं। तो इसीलिए ये वर्ड जो लिखा है कि टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल, कोई जरूरी नहीं, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो दोनों जब कंट्राडिक्शन बात हो तो हम कह देंगे कि नो, दिस इज़ नॉट करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये 10.1 क्लियर हो गया। अगले वीडियो में हम लोग 10.2 की तरफ आगे बढ़ेंगे और फिर इसको पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें इतना ही।